अगर एयर कंडीशनर का हेड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या फ़ॉल्ट है उसमें। हमारे दोस्त ने पूछा है, आप देख सकते हैं कमेंट में, कि आखिर इसका रीज़न क्या है, कैसे इसे हम सही कर सकते हैं। हेड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या क्या फॉल्ट, क्या प्रॉब्लम आएगा सिस्टम में, इसको भी हम समझेंगे। और हेड प्रेशर बढ़ता क्यों है और उसे हम रोक कैसे सकते हैं, कंप्लीट आज हम समझने वाले हैं। एक एक करके मैं बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल कैसे होता है, रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है पूरे सिस्टम में। ये अगर आप समझ जाएंगे ना तो हेड प्रेशर को आप समझ पाएंगे, हेड प्रेशर को, बैक प्रेशर को आप समझ पाएंगे। एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, हेड प्रेशर जो होता है ना, जो डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर होता है उसी को हेड प्रेशर कहते हैं। हाई प्रेशर, हाई साइड, यानी कि जो कंडेंसर की तरफ जाता है वो हाई प्रेशर होता है, उसे हेड प्रेशर कहते हैं। और जो बैक प्रेशर होता है, यानी कि मोटे पाइप, जो सक्शन लाइन जो होता है, मोटा पाइप, स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, इन्वर्टर हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो, कोई भी एसी हो, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन होता है, हेड प्रेशर और बैक प्रेशर होता है। तो जो मोटा वाला पाइप होता है वो बैक प्रेशर होता है। अब क्लियर हो गया ये। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल कैसे होता है। इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेन में एक वीडियो लंबा सा एक बना रखा हूँ। रेफ्रिजरेंट एक एक करके मैं बताया हूँ कि किस तरह से रेफ्रिजरेंट रन करता है और किस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है, यानी कि वेपर से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है और लिक्विड से वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है। कंप्लीट मैं बता रखा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कि रेफ्रिजरेंट का रनिंग जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा बताऊँगा ताकि जो कुछ लोग हो सकता है कि वीडियो को छोड़ के तो पीछे जाएंगे नहीं दूसरा वीडियो देखने के लिए, इसलिए इसी में मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। जो डिस्चार्ज होता है ना, कंप्रेसर से निकलता है रेफ्रिजरेंट, कंप्रेसर से निकलता है पतले पाइप से। दो पाइप होता है उसमें कंप्रेसर में, एक मोटा पाइप होता है, एक पतला पाइप होता है। पतले पाइप से डिस्चार्ज निकलता है जो कि सीधा कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है। आप देख सकते हैं, आपको मैं साइकिल डायग्राम भी दिखा रहा हूँ कि अब देखिए साइकिल डायग्राम, सर्किट डायग्राम, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं क्लियर कर दूं अभी, क्योंकि जो नए लोग आएंगे ना उस साइकिल डायग्राम, सर्किट डायग्राम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर दोनों का नाम क्या है और क्या है दोनों। जो सर्किट डायग्राम होता है ना, कंप्लीट वायरिंग जो होता है, वायरिंग जो वायरें इंडोर से आउटडोर और आउटडोर में कंप्लीट वायरें होती हैं, इंडोर में कंप्लीट वायरें होती हैं, उसे सर्किट डायग्राम कहा जाता है। अब साइकिल डायग्राम क्या होता है, साइकिल डायग्राम वो होता है चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या फिर एयर कंडीशनर हो, स्प्लिट हो, विंडो हो, इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो या फिर डिफ्रीजर हो या फिर वाटर कूलर हो, तो सबके ये ऐसे ही एक ही प्रोसेस होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक ही प्रोसेस होता है। तो साइकिल डायग्राम जो होता है, जो रेफ्रिजरेंट रन करता है, रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है, कंप्रेसर फेंकता है, कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से कूलिंग कॉइल में जाता है, कूलिंग कॉइल से वापस कंप्रेसर में आ जाता है। ये होता है एक साइकिल, कंप्लीट एक साइकिल, घूम करके वापस आ गया, एक साइकिल हो गया ये। तो साइकिल कैसे होता है इसको समझ लीजिए। डिस्चार्ज जो निकलता है पतले पाइप से वो सीधा कंडेंसर में जाता है। पहले कंडेंसर, आउटडोर जो होता है ना, आउटडोर हो या फिर इंडोर हो, कंडेंसर में जो बैक साइड में हो जहाँ से गर्म हवा फेंकता है वहाँ पे जाता है, वहाँ पर साइकिल करके पूरा कंडेंसर में, फिर कैपिलरी के रास्ते से, कैपिलरी पतली होती है, कैपिलरी के रास्ते से चला जाता है, लिक्विड लाइन के रास्ते से कूलिंग कॉइल में चला जाता है, पतले पाइप के रास्ते से। आप देख सकते हैं, ये आपको मैं एयर कंडीशनर भी दिखा रहा हूँ, जो पतला पाइप होता है ना उसके रास्ते से चला जाता है कूलिंग कॉइल में, यानी कि इंडोर में, रूम में जो लगा हुआ है। अगर विंडो एसी है तो रूम के साइड में जो लगा हुआ है, रूम के अंदर के साइड में, वहाँ पर चला जाता है। उसके बाद पूरा कूलिंग कॉइल में घूम करके वहाँ पर वेपर में, वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होता है, वहाँ से घूम करके वापस सक्शन लाइन के रास्ते से, जो मोटा पाइप है ना, आप देख सकते हैं मोटा पाइप, उस रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ गया। ये हो गया कंप्लीट एक साइकिल। अब यहाँ पर समझिए कि हेड प्रेशर आखिर क्यों बना। हेड प्रेशर बनता है, हेड प्रेशर सिस्टम नॉर्मली बनाता है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए कि, अब देखिए फ़ॉल्ट क्या आएगा अगर हेड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसको हम बाद में बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि हेड प्रेशर बढ़ता क्यों है। अब हेड प्रेशर देखिए, उसमें एक कंट्रोल डिवाइस लगा होता है, कैपिलरी लगी होती है,
चाहे विंडो एसी हो, स्प्लिट हो, रेफ्रिजरेटर हो, डिफ्रीजर हो, कोई भी सिस्टम हो, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हाँ बर्रा माफ़ी वल्लाही कुल्लू जुआ भी मौजूद। तो कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो उसमें कंट्रोल डिवाइस एक लगा होता है जिसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब। आप देख सकते हैं कैपिलरी ट्यूब, और ड्रायर फिल्टर लगा होता है। ड्रायर फिल्टर का काम होता है, ये ड्रायर फिल्टर को हम नहीं कह सकते कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि जो ड्रायर फिल्टर है उसका काम होता है सिर्फ रेफ्रिजरेंट को छानना, यानी कि फ़िल्टर करना। रेफ्रिजरेंट के साथ में जो कचरा, ऑयल और जो भी धूल मिट्टी उसमें से जा रहा है, वैसे धूल मिट्टी तो नहीं जाता है, लेकिन जाता है कभी कभी। अगर जाता नहीं तो जाम कैसे हो जाता है, जाता है तो उसको फ़िल्टर करके रेफ्रिजरेंट, प्योर रेफ्रिजरेंट, शुद्ध रेफ्रिजरेंट आगे भेजता है कूलिंग कॉइल में। कूलिंग कॉइल से वापस फिर हमारा कंप्रेसर में आ जाता है, कंप्रेसर से फिर वही क्रिया करता है। इस तरह से साइकिल होता है। अब यहाँ पर देखिए कैपिलरी पतली लगी होती है इसलिए कि हेड प्रेशर ज़्यादा बना पाए, यानी कि कंडेंसर में हीटिंग हो पाए और कूलिंग कॉइल में स्प्रे होकर के रेफ्रिजरेंट जाए, धीरे धीरे करके रेफ्रिजरेंट स्प्रे होकर के जाए ताकि वहाँ पर जाकर के लिक्विड फॉर्म में बन जाए, और लिक्विड फॉर्म में बनेगा तभी वहाँ पर जाकर के कूलिंग होगा। अब लिक्विड फॉर्म में यानी कि कैपिलरी कंट्रोल डिवाइस लगा हुआ है, कैपिलरी ट्यूब, तो वहाँ से रेफ्रिजरेंट आगे धीरे धीरे करके जा रहा है। बहुत ही ध्यान से समझिए मेरी बातों को। इतना कोई पेड कोर्स में नहीं बताएगा, जितनी अच्छी तरह से मैं बता रहा हूँ पेड कोर्स में कोई भी नहीं बताएगा। इसलिए हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिए और ध्यान से समझिए। जो कैपिलरी के रास्ते से रेफ्रिजरेंट जाता है, अब देखिए धीरे धीरे करके जा रहा है ना। अब कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेसर अपनी गति से, जो कंप्रेसर की गति है वो तो डिस्चार्ज फेंक रहा है, कंप्रेसर अपनी गति कम नहीं करता है, वो फेंके जा रहा है। लेकिन आगे क्या हो रहा है, बीच में कंट्रोल डिवाइस है कैपिलरी ट्यूब, वहाँ पर क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट का रुकाव हो रहा है, वहाँ पर रेफ्रिजरेंट रोक रहा है वो कैपिलरी ट्यूब। इसीलिए रोक रहा है ताकि कि कंडेंसर में हेड प्रेशर बना पाए, यानी कि हाई प्रेशर कंडेंसर में बना पाए, और कूलिंग कॉइल में स्प्रे करके धीरे धीरे करके रेफ्रिजरेंट जाए और वहाँ पर जा करके लिक्विड फॉर्म में हो जाए। इसीलिए कंट्रोल डिवाइस लगाया जाता है कैपिलरी ट्यूब। अगर कैपिलरी ट्यूब ना रहे तो सिस्टम में तो क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब ना रहे तो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल फ़ैन की तरह चलेगा। कंडेंसर में भी ना तो हेड प्रेशर बनाएगा, हाई प्रेशर ना तो बनाएगा, ना तो कूलिंग कॉइल में लो प्रेशर बनाएगा, यानी कि कूलिंग कॉइल में ठंडा नहीं होगा और जो आउटडोर है कंडेंसर में वहाँ पर गर्म नहीं होगा। नॉर्मली रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से निकलेगा, घूम करके साइकिल करके फिर वापस कंप्रेसर में आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर चेंजेस नहीं होगा, यानी कि रूम में कूलिंग नहीं होगा, कंडेंसर में हीटिंग नहीं होगा। इसलिए कैपिलरी ट्यूब लगाई जाती है ताकि वो कंट्रोल करके रेफ्रिजरेंट को धीरे धीरे करके आगे भेजे। अब देखिए यहाँ पर, वहाँ पर तो होता है कि अब जैसे मानिए कि अलग अलग रेफ्रिजरेंट का अलग अलग हेड प्रेशर होता है, अलग अलग रेफ्रिजरेंट का अलग अलग सक्शन प्रेशर होता है। अब कौन से रेफ्रिजरेंट का कितना प्रेशर होता है सबका मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा हमारी वेबसाइट का, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर सारे फाइल मैं दे रखा हूं, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं ताकि कभी भी ज़रूरत हो आप अपने मोबाइल में देख सकें कि कौन से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं www.webjankari.in। डिस्प्ले में आपको दे दिया हूँ webjankari.in। इस वेबसाइट पर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर सारे फाइल आपको मिल जाएंगे, जितने भी आर्टिकल मिलेंगे वहाँ पर सभी एयर कंडीशनर से रिलेटेड आर्टिकल मिलेंगे, तो वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, इसमें सिर्फ मैं R22 की को लेकर के चल रहा हूँ। R22 का जो सक्शन प्रेशर होता है 60 PSI होता है। 60 से 70 तो कहने सुनने की बातें होती हैं कभी कभी, क्योंकि आउटडोर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है कि 60 से 70 PSI कब जाएगा। बहुत गर्मी पड़ती है तो 70 PSI तक चला जाता है, नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर पर 60 PSI तक रहता है, और नॉर्मल से नीचे होता है तो 55 PSI पे भी होता है R22 का प्रेशर। हेड प्रेशर की बात की जाए तो 250 से 350 PSI के बीच में होता है हेड प्रेशर। अब बताइए कि 250 से 350, वैसे 350 PSI मैं कभी देखा ही नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 350 PSI तो लिखा होता है लेकिन होता नहीं है, मैं देखा ही नहीं हूँ।
बहुत मैं देखा हूँ 250 PSI, 250 से ऊपर में 250 280 PSI तक मैं देखा हूँ। उससे ज़्यादा नहीं जाता है R22 का, और नॉर्मल एयर कंडीशनर चल रहा होता है। अब वहाँ पर देखिए 250 से 350 PSI है। अगर मानिए 350 से 400 PSI चला गया तो क्या होगा। अब इससे ये प्रॉब्लम होगा, पहले हम फॉल्ट की बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आएगा मशीन में। इससे ये प्रॉब्लम आएगा, अगर हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके ऊपर उससे क्या होता है कि कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा। अब देखिए हेड प्रेशर, ये भी मैं अभी क्लियर कर दूं कि हेड प्रेशर बढ़ता क्यों है। कहीं ना कहीं पाइप में चोकिंग है, इसको समझ लीजिए। पाइप में कहीं ना कहीं चोकिंग है, या तो ड्रायर फिल्टर में है, कैपिलरी में है, कहीं तो चोकिंग है। इसके लिए अब कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा उसे मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रेशर चला गया 350 से 400 450 के आसपास में अगर चला गया प्रेशर R22 का, जो भी रेफ्रिजरेंट हो, अगर R32 हो, R410 हो, उस हेड प्रेशर से अगर ज़्यादा चला जाए तो होगा क्या कि 250 से 300 PSI अगर कंडेंसर में इकट्ठा हो रहा है रेफ्रिजरेंट, अगर उससे ज़्यादा इकट्ठा होने लगे तो यानी कि चोकिंग है, रेफ्रिजरेंट आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, और जितना भी रेफ्रिजरेंट हो वो स्टोर करता जा रहा है कंडेंसर में। तो होगा क्या कि जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा तो कंप्रेसर बहुत ज़्यादा भी नहीं फेंक पाएगा। कंप्रेसर का पंपिंग वो फेंकता जाएगा, पंप करता जाएगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कंप्रेसर ओवर हीट होने लगेगा। कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाएगा, कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है। इस तरह से अगर मानिए कि अगर किसी के ऊपर भी लोड ज़्यादा अगर रख दिया जाए तो आखिर क्या करेगा, वो बैठ जाएगा, कोई भी हो। तो रेफ्रिजरेंट जितना भी प्रेशर फेंकता जाएगा वो कंप्रेसर ऐसे ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो होगा कि कंप्रेसर ओवरहीट होकर बार बार ट्रिप होगा और कूलिंग नहीं होगा रूम में। हेड प्रेशर बढ़ता रहेगा तो कूलिंग कहाँ से होगा रेफ्रिजरेंट, क्योंकि कूलिंग कॉइल में तो जा ही नहीं रहा है। साइकिल बनाएगा तभी तो कूलिंग होगा अच्छा से, यानी कि नॉर्मली जब साइकिल बनाता है तब कूलिंग होता है अच्छा से। अगर साइकिल ही नहीं बना रहा है, रेफ्रिजरेंट ही नहीं पास हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप होगा और कूलिंग नहीं करेगा। ये तो हो गया, कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है ऐसे। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है कि कैपिलरी को पहले निकाल दें, रेफ्रिजरेंट को तो उड़ा देना पड़ेगा। रेफ्रिजरेंट उड़ा दीजिए। अगर आप अमेरिकन रेफ्रिजरेंट उसमें यूज किया गया है तो आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं अपने सिलेंडर में और उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडियन R22 रेफ्रिजरेंट अगर उसमें यूज किया गया है तो वो बेकार होता है, आप उसको रीयूज नहीं कर सकते, उसको उड़ा दीजिए, फेंक दीजिए उसको। तो उसे कैपिलरी निकाल करके और इनडोर को आउटडोर को दोनों को फ्लश करना है। और नया कैपिलरी अगर डालना चाहते हैं तो नया कैपिलरी डाल दीजिए, ड्रायर फिल्टर नया डालना चाहते हैं ड्रायर फिल्टर डाल दीजिए, नया इंस्टॉल कर दीजिए। नहीं तो आप क्लीन करके भी साफ़ करके फ्लश करके उसे लगा सकते हैं। और इनडोर और आउटडोर दोनों को फ्लश करना है, उस कंप्रेसर से फ्लश नहीं करना है जो सिस्टम में लगा हुआ है। ये इस बात को नोट कर लीजिए आप। उस कंप्रेसर से कभी भी फ्लश नहीं करना चाहिए, कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। फ्लश करना है नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर्कशॉप अच्छा कंप्रेसर ब्रिस्टल कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं, उससे आप फ्लशिंग कर सकते हैं। फ्लशिंग करने के बाद वापस से आप कैपिलरी ड्रायर फिल्टर इंस्टॉल करें, वैक्यूम करके गैस चार्ज करें। बस इतना सा प्रोसेस है। इसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोबारा फिर अगर आप अच्छी तरह से अच्छा प्रोसेस से काम करते हैं तो क्या होगा कि फिर से 5 साल या फिर 10 साल भी चला जाए या फिर 2 साल भी चला जाए, जिस तरह से उसमें अगर कचरा वचरा फिर से उठ जाएगा कंप्रेसर से तो फिर से ब्लॉकिंग हो सकता है। इसका कोई टाइम नहीं है कि कब ब्लॉकिंग हो जाए, क्योंकि पाइप के अंदर कोई घुसा नहीं है, कोई देख नहीं रहा है कि कचरा कहाँ पे है। कचरा कंप्रेसर में से ही उठता है, कंप्रेसर से उठता है या फिर कॉपर पाइप में कहीं छोटा छोटा टुकड़ा कण निकलता है, वहाँ से जाकर के ड्रायर फिल्टर में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए चोकिंग होता है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।